हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर इससे पूछे जाते हैं और पिछले 2 या 3 साल तक पूछे गए हैं इसमें से क्वेश्चंस। आप इसे नोट डाउन कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना, मतलब कि याद भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुई 16 के राजरोहण के समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मतलब कि जब लुई 16 का राजरोहण हो रहा था उस समय की वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे। इसका उत्तर है हमारा, लुई 16 का राजरोहण के समय इनका राजकोष खाली हो गया था। मतलब कि जब लुई 16 का राजरोहण हो रहा था उस समय उनके जो राजकोष है वो खाली हो गया था। और दूसरा, युद्ध के कारण बहुत सारे संसाधनों का नष्ट होना। मतलब कि उस समय युद्ध हुआ था, उसके वजह से वहाँ के जितने भी संसाधन है वो नष्ट हो गए थे। और शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची, मतलब कि जो वो राजा थे वो शानो शौकत के चक्कर में बहुत सारे फिजूल खर्ची किए। और 10 अरब लिबरों से अधिक का कर्ज, मतलब जो लुई 16 है उनके ऊपर 10 अरब लिबरों का कर्ज था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से उनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब था। ये था इसका आंसर लुई 16 का। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं की जीवन कैसा था? मतलब कि जो फ्रांस समाज की महिला थी उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन का चरित्र कैसा था, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर है हमारा, तृतीय स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। मतलब जो फ्रांस में जो तृतीय स्टेट की महिला थी वो अपने जीवन को चलाने के लिए काम करती थी और बाजार में सामान बेचती थी और संपन्न घरों में नौकरी करती थी। मतलब जो महिलाएं हैं वो दूसरे घर में नौकरी करती थी। और तीसरा पॉइंट है इसका, अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। मतलब कि महिलाएं जो है वो अपने परिवार को खुद ही पालती थी। और अगला पॉइंट है, केवल संपन्न घरों की महिलाएं कुछ पढ़ाई करती थी। मतलब कि फ्रांस में रहने वाले अमीर घर के लड़की जो है वही बस पढ़ाई करती थी फ्रांस में। ये था फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? मतलब कि जो फ्रांस की महिला थी अपने हितों को मांग कैसे की, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका उत्तर है हमारा, राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत। जो महिला थी फ्रांस के, उन्होंने राजनीतिक क्लबों को और अखबारों का शुरुआत किया और पुरुषों जैसे सामान्य अधिकार की मांग की। मतलब कि जो फ्रांस की महिला थी उन्होंने पुरुषों जैसे सामान्य अधिकार की मांग की और असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग। मतलब कि फ्रांस की जो महिला थी उन्होंने असेंबली में राजनीतिक पदों की मांग की। ये कुछ तरीका था जिससे महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत की सरकार से। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा, मतलब कि अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फ्रांस और विश्व के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के महत्व को लिखिए। मतलब कि जो फ्रांस और विश्व के इतिहास में जो नेपोलियन के बोनापार्ट था उसका क्या महत्व है, उन सब के बारे में बात करना है। इसका उत्तर है हमारा, उन्होंने कई कानून की शुरुआत की, जैसे कि निजी ठीक से सुरक्षा और दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान की गई वजन और माप की एक सामान्य प्रणाली। उन्होंने स्वतंत्रता के क्रांतिकारी विचारों और आधुनिक कानून को यूरोप के अन्य हिस्सों में पहुंचाया, जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। लोगों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा और वह एक महान सेनापति भी थे। ये था फ्रांस और विश्व के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्व, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेपोलियन के उदय को संक्षेप में वर्णन करें। मतलब कि जो नेपोलियन का उदय हुआ था, मतलब कि जब नेपोलियन ने जीत प्राप्त की थी, उन सब के बारे में बताना कि उन्होंने कैसे जीत प्राप्त की थी। इसका आंसर है हमारा, 1992 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिलिंग बन गए थे। मतलब कि जो नेपोलियन थे उन्होंने 1799 में डायरेक्टरी के शासन को खत्म किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गए। और 1793 से 1796 के बीच पश्चिमी यूरोप पर विजय। जो नेपोलियन है उन्होंने 1793 से लेकर 1796 के बीच में जो पश्चिमी यूरोप था उन पर विजय प्राप्त कर लिया और सत्ता पर कब्जा के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए। मतलब कि जो नेपोलियन ने अपने भूखंड, मतलब कि जमीन खोए थे, उस जमीन को यूरोप पर विजय पाने के बाद दोबारा वापस ले लिए। और नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त किया। मतलब कि जो नेपोलियन है उन्होंने ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस तीनों को जो है परास्त कर दिया और इस प्रकार नेपोलियन का उदय हुआ। मतलब कि नेपोलियन का राज स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून थे उनका 3 विशेषताएं क्या थी, उन सबके बारे में बात करना है। इसका उत्तर है हमारा, राज्य की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। जो राजा की शक्ति थी उनको खत्म कर दिया गया इस कानून के दौरान। और फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। मतलब जो फ्रांस है वो संवैधानिक गणतंत्र बन गया, मतलब कि गणतंत्र राज्य बन गया। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।
मतलब कि इस कानून के बाद जो शक्तियां हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों के बीच में बांट दिया गया। और नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार और 25 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार। मतलब कि इस कानून के बाद जो नेशनल असेंबली को है कानून बनाने का अधिकार मिला और फ्रांस में रहने वाले हर व्यक्ति जो 25 वर्ष से अधिक है उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया। सो ये था विशेषताएं जो कि 1791 में फ्रांस में बनाया गया कानून था, जिसके कुछ विशेषताएं थे जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन है हमारा, जैकोबियन क्लब के सदस्यों को सोकुलता क्यों कहा जाता है। मतलब कि जो जैकोबियन क्लब के सदस्य थे, मेंबर थे, उनको सोकुलता क्यों कहा जाता था। सो इससे उत्तर है हमारा, जैकोबियन क्लब के सदस्य मतलब कि मेंबर वो गोदी कामगारों की तरह बिना घुटने वाले धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। मतलब कि जो जैकोबियन क्लब के सदस्य थे वो गोदीकर कामगारों की तरह बिना घुटने वाले धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। और यह अपने आप को कुलीनों से अलग करने का तथा उनकी सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। मतलब कि जो जैकोबियन क्लब के सदस्य थे वो बिना घुटने वाले धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, क्योंकि ये जो था कुलीनों से अलग करने का और उनकी सत्ता समाप्ति का ऐलान करने का तरीका था जैकोबियन क्लब वालों का। और अपने इस घुटने वाले पोशाक पहनने के कारण उन्हें सोकुलता भी कहा जाता था। और जैकोबियन क्लब के सदस्यों को सोकुलता इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो है बिना घुटने वाले पोशाक पहनते थे, और यही कारण था जिसके वजह से उन्हें जो है सोकुलता कहा जाता था। सो ये था जैकोबियन क्लब के सदस्यों को सोकुलता कहने का कारण। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रोबेस्पियर के शासन काल को आतंक का राज क्यों कहा जाता था। मतलब कि जो रोबेस्पियर का शासन काल था उसको आतंक का राज क्यों कहा जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। सो इसका उत्तर है, रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। जो रोबेस्पियर था उन्होंने 1793 में जो फ्रांस का सत्ता था उस पर कब्जा कर लिया। और 1793 से 1794 के बीच रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। मतलब जो रोबेस्पियर था वो 1793 से 1794 के बीच जो नियंत्रण और दंड की जो है सख्त नीति अपनाई। मतलब कि उनके राज्य में गलती करने वालों को सजा दिया जाता था। मतलब कि रोबेस्पियर के काम से अगर कोई भी असहमत रहता था तो उसको जो है मौत की सजा सुना दी जाती थी। और अगला पॉइंट है, इनकी शक्ति के कारण 1793 से 1794 के शासन काल को आतंक का राज कहा जाता था। मतलब कि जो इनकी जो शक्ति थी इसके कारण से 1793 से 1794 की जो शासन काल था इनका, उनको आतंक का राज कहा जाता था। सो ये कुछ कारण था जिसकी वजह से रोबेस्पियर के शासन काल को आतंक का राज कहा जाता था। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट जनरल क्या था। मतलब कि स्टेट जनरल क्या होता है। सो इसका उत्तर है हमारा, फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देने वाले प्रतिनिधि सभा। मतलब कि ऐसी सभा जो कि फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देती थी उन्हें हम बोलते हैं स्टेट जनरल। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। डिक्टेटरेट शासन व्यवस्था का अंत किसने किया। सो इसका उत्तर होगा हमारा नेपोलियन। जो नेपोलियन है वो डिक्टेटरेट शासन व्यवस्था का अंत किया। सो इसी के साथ हमारा टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।